प्रियंबद ने दुख लिखा है, सौंदर्य लिखा है, प्रेम लिखा है और लिखी है उदासी। आइए आज सुनते हैं उनकी एक प्रेम कथा, कैक्टस की नाव देह। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लोग कहते नहीं, लेकिन मुझे लगता है। आसपास की बहुत सारी चीज़ें मुझे बूढ़ी लगने लगी हैं। डायरी के पन्ने पीले हो गए हैं, उसके अंदर बंद मरी हुई तितलियों को एक अरसा हो गया है। बस केवल एक सवाल आज भी उसी तरह ताज़ा है। वनी की उदास आँखों से मद्रिमा की खिलखिलाती आँखों तक फैला हुआ ये सवाल। और सुख? बहुत पहले वनी ने पूछा था। पहले इसे छोड़ो। मैंने उसकी उंगलियों के बीच फंसी तितली को छुड़ाना चाहा था। नहीं, इसको मिलाकर 47 हो जाएंगी। वनी का चेहरा धूप से लाल हो गया था। वो हाँफ रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई थीं। आँखों के ऊपर बालों की लट थी और उंगलियों में तितली बंद थी। अपनी किताब के बीच उसने तितली को बंद कर दिया था। कसकर दबाकर फिर किताब खोली, तितली मर गई थी। ऐसा क्यों करती हो सुख? चर्च की वो दोपहर गुलमोहर में डूबी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। बीच बीच में वनी की सांसें सुनाई पड़ती थीं। अभी तक हाँफ रही थी वो, चेहरा चमक रहा था। पूजा करते हो तुम? उसने पूछा। नहीं, करनी चाहिए। क्यों? भगवान खुश होते हैं। उसने अपने बालों की लट को ऊपर किया और दीवार से सिर टेक कर बैठ गई। दौड़ने से थक गई थी शायद। और तितली मारने से? धत, हंस पड़ी वो, फिर चुप हो गई एकदम से। जानते हो, कभी मेरा घर हुआ तो उसमें कैक्टस का पेड़ ज़रूर लगाऊंगी। मैं चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। वो हमेशा यही सपना देखा करती थी। उसकी आंखें हमेशा इसी तरह चमकने लगती थीं। इस सपने में वो पूजा करती थी, इसलिए उसके पूरे होने के यकीन से भी। लेकिन मुझे वनी की चमकती नहीं, गीली आंखें अच्छी लगती थीं। बिल्कुल वैसी ही गीली आंखें जैसे बरसात में खिड़की का शीशा गीला हो। वनी ये जानती थी। वो ये भी जानती थी कि जब उसकी आंखें गीली होती हैं तो उसके होंठ किसी चिड़िया के पंखों की तरह कांपने लगते हैं। उसके नीचे चिपका हुआ तिल थरथराने लगता है। मैं हमेशा उसके उस थरथराते हुए तिल पर उंगली रख देता हूँ, जैसे किसी तूफान को रोक रहा हूँ। क्या हुआ? वनी ने मेरा कंधा हिलाया। तुम मेहंदी क्यों नहीं लगाती? उसके लिए उंगलियां लंबी होनी चाहिए। तुम बड़ी सी गोल लाल बिंदी क्यों नहीं लगाती? उसके लिए भौएं आपस में जुड़ी होनी चाहिए। और पायल क्यों नहीं पहनती? उसके लिए खरगोश जैसे पाँव चाहिए। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वनी अचानक गंभीर हो गई। क्यों पूछा तुमने ये? वो फिर फुसफुसाई। मैं मुस्कुरा दिया, बिल्कुल फीकी और बीमार मुस्कान, होठों पर जमी पतली पपड़ी की तरह। वनी चुप हो गई। एक जमा हुआ सन्नाटा हमारे बीच में उतर आया। चर्च की वो दोपहर अचानक भारी हो उठी थी। तुमने देखा है कभी? वो फुसफुसाई। उसके होंठ चिड़िया के पंखों की तरह कांपने लगे। क्या? दुख। कोई ऐसा दुख जिसमें पूरा जीवन डूब जाए। ऐसा कभी नहीं होता। सारे दुख जीवन के अंदर होते हैं। और सुख?
वनी ने पूछा था। सारे सुख भी जीवन के अंदर होते हैं। फिर केवल कोई सपना ही जीवन के ऊपर होता है। कभी वो सपना मर जाए तो जीवन भी नष्ट हो जाता है। मैं बड़बड़ाया। अपना कोई सपना जीवन से ऊपर मत जाने देना। वो मर गया तो तुम्हारे अंदर का सब कुछ मर जाएगा। तुम केवल एक खाली नाव रह जाओगे, कैक्टस की नाव, जो समय की नदी में यूं ही निरुद्देश बहती रहेगी। ऐसा अक्सर होता है वनी। हमारी देह के अंदर कुछ नहीं रहता। एक नाव की तरह ये देह बहती रहती है बस। तुम ये सब कैसे जानते हो? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ कांप रहा था। बोलो, तुमने ये क्यों पूछा था वो? आओ चलें। मैंने वनी का हाथ पकड़कर उठा लिया। चर्च की लाल बजरी वाली सड़क पर पांव रखते हम आहिस्ता आहिस्ता चले आए थे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। मैं जानता हूँ आज मैं वनी को जो लिखूँगा उसे पढ़कर वो ज़रूर रोएगी। ज़रूर उसके होंठ चिड़िया के पंखों की तरह कांपेंगे और होंठ के नीचे का तिल वैसे ही थरथराएगा। वनी शीशे में उस तिल को वैसे ही थरथराते देखती रहेगी। सुख वनी नहीं पा सकी और मधुरिमा सुख ढूंढ रही है। ऐसा सुख जिसमें पूरा जीवन डूब जाए। मैं जानता हूँ कोई सुख जीवन का कुछ हिस्सा ही ढक पाता है बस। कोई सुख जीवन का कुछ हिस्सा ही ढक पाता है बस। मैं जब भी ऐसी बात करता, वनी की आंखें उदासी के कुएं में कूद पड़ती। उसके होंठ कांपने लगते। चुप हो जाओ तुम, वो फुसफुसाती। थोड़ी देर में फिर वही बात। कभी अपना घर हुआ तो कैक्टस का पेड़ ज़रूर लगाऊंगी। बस यही, एक बार, दो बार, हर बार। एक दिन वनी चली गई। जाने से पहले उसने मुझे बुलाया था। उस रात उसकी आंखें चमक नहीं रही थीं। उसके हाथों में मेहंदी, पाँव में पायल और माथे पर बड़ी सी गोल लाल बिंदी थी। वो मेरे बिल्कुल पास आई। धीरे से उसने अपने होंठ मेरे माथे पर रख दिए। उसकी आंखें भीग गईं। मैं तुम्हारी आंख चूम लूं? मैंने मुश्किल से कहा। उसने मेरा सिर झुका लिया। मैं उसकी दोनों आंखों को बारी बारी से चूम कर चला आया। वनी की गीली आंखों का स्वाद कई दिन तक मेरे मुंह में रहा था। कई दिन बाद मुझे वनी ने लिखा, शादी के 6 दिन बाद उसने मुझे छुआ। मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया। मुझे बहुत खराब लगा तब, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हारा नाम निकला था। फिर कुछ दिन बाद वनी ने लिखा, मेरी खिड़की से पूरा चांद मेरे कमरे में चला आता है। फिर मेरी आंखें भीग जाती हैं। मैं तब पाँव में पायल पहनती हूँ और माथे पर बड़ी सी गोल लाल बिंदी लगा लेती हूँ। मैं सोचता था कि वनी शायद लिखना भूल गई है और अपने घर में कैक्टस का पेड़ लगा लिया है। बहुत बड़ा घर और बहुत बड़े सुख उसकी हथेली में थे। मैं तब कितनी ही देर सोचता था उसके चेहरे पर चमकते सूरज के बारे में। वनी ने अपने आंखों से सारे सपने उतार कर कैक्टस के पेड़ पर टांग लिए होंगे। मैंने एक बार सोचा भी कि उसको लिखकर पूछूं कि उसके कैक्टस का पेड़ लगाया कि नहीं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जानता था कि आज भी पूजा करती है और कैक्टस का पेड़ उसके कमरे की खिड़की के बाहर लगा होगा। फिर लिखा वनी ने, मैंने तुम्हारी आंखों में मरा हुआ सपना देखा था और तुम जिंदा हो। सपना मरने के बाद कैसे जिंदा रहा जाता है, मैं सीखना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ। वनी आई थी फिर। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया था।
होठों पर पपड़ी सी जम गई थी। शायद कई महीनों से वो हंसी नहीं थी। उसकी आंखों के चारों तरफ काले गड्ढे उतर आए थे। मैं चुपचाप उसे घूरता रहा। आगे बढ़कर वनी ने मेरे माथे पर अपने होंठ रख दिए, बिल्कुल उसी तरह, उसी जगह जहाँ एक सपना हमेशा टका रहता था। उसके होंठ कांपे बिल्कुल वैसे ही, किसी चिड़िया के पंखों की तरह। उनके नीचे चिपका तिल वैसे ही थरथरा रहा था। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। कैसा? एक मरा हुआ सपना। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान सपना क्यों जला देते हैं? वनी फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसका चेहरा अपनी हथेली में भर लिया। वनी बताती रही कि वो एक सामंती परिवार में पहुंच गई है। उस घर में सिर्फ नाम बढ़ाने के लिए एक लड़का चाहिए। वनी वो लड़का देगी, बस। उसके पति और उसकी माँ ने उसे इस काम के लिए सब सुख दे रखे हैं, बड़ा घर, बड़े आराम। लेकिन वो वनी का अपना घर नहीं है। वनी कैक्टस का पेड़ नहीं लगा पाई। वनी बहुत देर तक रोती रही। तुम लौट जाओ, मैंने कहा। वनी मेरे सीने में दुबक गई। मैंने पहले भी कहा था, कभी किसी सपने को अपने जीवन से ऊपर मत जाने देना। तुम्हें कैसा लगता है? वनी ने सिर उठाया। क्या? बिना सपने के जीना? कोई जी सकता है? सब जीते हैं वनी। ज़्यादातर देह खाली नाव है बस, जो समय की नदी पर बह रही है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कोई सपना नहीं, कोई जिजीविषा नहीं, इच्छा नहीं। एक दूसरा सपना देखो वनी, अपने बच्चे का सपना। अपने सारे सुख इस सपने से जोड़ लो। इसी में सुख है तुम्हारा। और तुम? मैं चुप हो गया। खिड़की के शीशे पर जैसे एक मरी हुई तितली चिपकी थी। चलो, छोड़ दूं तुम्हें। वनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ कांप रहा था। शायद वो मेरे लिए कुछ करना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, कोई ऐसी बात जिससे वो मुझे कुछ सुख दे सके। चलो, मैंने वनी का हाथ थपथपाया। हम दोनों बाहर निकल आए थे। और उसके बाद मैं बूढ़ा होता रहा। कभी कभी वनी के बारे में सोचता। पतझड़ की सूखी पीली पत्तियों पर चलते चलते अचानक रुक जाता। यहीं, इसी क्षण अगर वनी होती। ऐसी ही आंखें बंद किए पड़ा रहता, पलकों पर वनी की उदास आंखें लिए हुए। कभी कभी वनी लिखती, लेकिन पहले की तरह नहीं। शायद वो भी बूढ़ी हो रही थी। अब सपनों की या तितली की या कैक्टस के पेड़ की बात नहीं करती। बस दो चार लाइनें। अपनी लड़की को देखती हूँ तो लगता है खुद होठों के नीचे का तिल मिटाकर पैदा हो गई हूँ। फिर कभी लिखती, तुम कहते हो कोई सपना जीवन के ऊपर नहीं होना चाहिए। और आस्था? आस्था का तो महत्व तभी है जब वो जीवन के ऊपर हो। मैं अक्सर सोचती हूँ, मेरी वो आस्था शायद तुम हो। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं। मैं छड़ी के बगैर चलता तो पैर कांपते थे। वनी ने फिर लिखा, मद्रिमा की समर वेकेशंस है, उसे मैं तुम्हारे पास भेज रही हूँ। मैं बहुत अशांत हूँ। तुमने कहा था अपना सपना अपने बच्चे के साथ जोड़ना। मैंने वही किया। मद्रिमा को प्यार दोगे तो मुझे सुख मिलेगा। मद्रिमा को मैं स्टेशन पर लेने गया। वनी ने लिखा था खुद जैसे वो अपने होठों के नीचे का तिल मिटाकर पैदा हो गई है। मुझे यकीन था मैं पुरानी वनी को देखूंगा तो पहचान लूँगा। हल्की कुनमुनी धूप में गाड़ी आकर रुकी।
एक कोने में खड़ा मैं मधुरिमा को ढूंढ रहा था। पीछे से किसी ने मुझे जकड़ लिया। मैंने घूम कर देखा। गुलमोहर में डूबी दोपहर, तितली पकड़ती, हाँफती हुई वनी। वनी? मेरे होंठ कांपे। वो तो माँ का नाम है। मधुरिमा खिलखिलाई। मैं जानती थी यही होगा। हम बाहर निकल आए। रास्ते पर मधुरिमा बोलती रही जैसे सालों पुरानी जान पहचान हो। मेरे पास चिड़ियों के पंख हैं, रंग बिरंगे, खूब सारे। एक दिन सबको जोड़कर बड़ा सा पंख लगाकर उड़ जाऊंगी। उल्लू 133 तरह के होते हैं। ग्रेब के 15,016 पंख होते हैं। आप इतना चुप क्यों रहते हैं? मैं इतना चुप रहूं तो मेरा पेट फट जाए भड़ाम। मैं मधुरिमा को देख रहा था। आप नहीं बोलेंगे? मधुरिमा ने मुझे हिलाया। मैं चौंक गया। मैं सोच रहा था। क्या? तुम हंसती हो तो लगता है जैसे किसी फूल की पंखुरी पंखुरी नोच कर फेंक दी गई हो। मधुरिमा खिलखिलाई। रोती हूं तो कैसी लगती हूं बताऊं? हाँ। आंखें ऐसी भीग जाती हैं जैसे बरसात में खिड़की का शीशा। माँ कहती है। मधुरिमा 5 दिन तक रही थी मेरे पास। रोज़ सुबह हम निकल जाते। पहाड़ों के बीच सन्नाटे में मधुरिमा किसी चिड़िया की तरह उड़ा करती। मैं किसी पेड़ के नीचे लेटा रहता। न जाने कितना कुछ मेरी हथेलियों से गुजरता रहता। वनी, उसके माथे की सलवटें, उसकी छुअन, उसकी उदास आँखें और चिड़िया के पंखों की तरह कांपते होंठ। मेरे आसपास बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता। बड़ी सी गोल लाल बिंदी, मेरे माथे पर टका सपना, फुसफुसाती हुई वनी। भगवान सपना जला देते हैं। कभी अपना घर हुआ तो मैं अपनी उंगलियों की पोरों पर इन सब को बुनता रहता। तभी मधुरिमा दौड़ती हाँफती आती और मेरे सीने पर गिर जाती। आपको अच्छे लगते हैं? न जाने कहाँ से शहतूत तोड़ लाई थी वो। नहीं, लैला को अच्छे लगते थे। मजनू उसे तोड़कर खिलाता था। तुम्हें कैसे मालूम? मैं उसके बालों में हाथ फेरता रहता। एक पठानी गीत है। तूतान, पाकशू, लैला, मनशवा, शहतूत पक गए और लैला मर गई। मजलून जंगल फजलांशु, मजनू जंगल में रो पड़ा। खिलखिलाकर हंस देती मधुरिमा। और तब मैं सोचता, एक वनी और दूसरी वनी। जीवन में कितना फ़र्क हो जाता है कुछ मिल जाने और ना मिल पाने से। मधुरिमा जाने वाली थी। मैं खिड़की के पास बैठा था। चांदनी का एक टुकड़ा मेरे पैरों के पास रेंग रहा था। कमरे में बहुत हल्का अंधेरा था। मधुरिमा न जाने कब आ गई। मेरे कंधे पर हाथ रखा उसने। मैंने सिर उठाकर देखा। आज वो चुप थी, बेहद चुप। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है? सुबह चली जाऊंगी। मन नहीं है? नहीं। वो मुस्कुराई, बीमार और पीली मुस्कान। एक किताब उसने मेरे हाथों में दे दी। माँ ने कहा था आने से पहले आपको दूं। मधुरिमा मेरे पास ही बैठ गई। क्या है ये? 47 मरी हुई तितलियां। मधुरिमा सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। चांदनी का टुकड़ा मेरे पैरों में लिपट गया। किताब को खोलकर देखा मैंने। अंदर वैसी ही मरी हुई तितलियां, सूखे पंख लिए, पन्नों पर कहीं कहीं खून के धब्बे, येलो पेजेस, रेड हेलन। तुम ऐसा क्यों करती हो? मैंने पूछा था तो
सुख, वनी कहती थी। मैंने किताब बंद कर दी। एक बात पूछूं? मधुरिमा ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो काफ़ी गंभीर लग रही थी, बिल्कुल रोने के पहले जैसे उसकी आंखें हो गई थीं। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपकी बेटी क्यों नहीं बन पाई? मेरा हाथ कांप गया। मधुरिमा ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। ये क्यों पूछा तुमने? माँ ने कहा था। तुम्हारी माँ की उंगलियां लंबी नहीं थीं और पाँव भी खरगोश जैसे नहीं थे और भौएं आपस में जुड़ी नहीं थीं। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा मैं अचानक हल्का हो गया हूँ। मधुरिमा ने मेरी हथेली अपने गालों से छुआ ली। मधुरिमा रो रही थी। उसकी आंखें सचमुच बिल्कुल वैसी ही भीग गईं जैसे बरसात में खिड़की का शीशा। सुबह मैं मधुरिमा को स्टेशन छोड़ने गया। सब कुछ फिर पहले की तरह, वैसे ही बोलती चहचहाती मधुरिमा। चिड़ा और चिड़िया घोंसला कैसे बनाते हैं मालूम है? गौरैया 1 सेकंड में 13 बार पंख फड़फड़ाती है। 6 मीटर लंबा दुम का मुर्गा देखा है कभी? वनी ने लिखा था, मेरा ये सपना मर गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नर्म कुनकुनाती धूप में खिलखिलाता सपना, पंखुरी पंखुरी टूटकर गुलाब होता सपना, घाटियों में चिड़ियों की तरह पंख फैलाए उड़ता सपना। मधुरिमा गाड़ी में बैठ चुकी थी। हरी बत्ती हो गई। फिर आओगी? हाँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। गाड़ी ने सीट दे दी। कुछ कहना चाहोगी? मैंने पूछा। हाँ, बस एक सपना, माँ को नहीं मालूम। मधुरिमा की आंखें चमकने लगीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे वनी की आंखें चमकती थीं। कभी अपना घर हुआ तो उसमें कैक्टस का पेड़ ज़रूर लगाऊंगी, वो फुसफुसाई। मेरा हाथ छोड़ दिया उसने। गाड़ी चल दी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कांपते हाथों से वनी को लिख रहा हूँ। समय की नदी में बहुत सी देह खाली नाव की तरह बह रही हैं। इस महासमंदर में शायद एक नाव और बढ़ेगी, और शायद एक पुरानी नाव, एक पुरानी देह इसमें डूब जाएगी।